आज हम थायराइड पैथोलॉजी रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड के आगे के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में, हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। तो ये लेक्चर में हम थायरोडाइटिस, ग्रेव्स डिजीज और इसके आगे हम थायराइड रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे उसे हम कहते हैं थायरोडाइटिस। सिंपल शॉर्ट टॉपिक है। तो थायरोडाइटिस, जैसे कि हम नाम से ही हमें पता चलता है कि थायराइड, थायरो का मतलब होता है थायराइड और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। क्या होता है? आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। और थायरॉयडाइटिस, थायराइड ग्लैंड का किसी भी अगर थायराइड ग्लैंड में किसी भी कंडीशन की वजह से अगर इन्फ्लामेशन आता है तो हम उसे कहेंगे थायरोडाइटिस। क्या कहेंगे? थायरोडाइटिस। तो थायरोडाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड का अगर इन्फ्लामेशन होगा तो हम उसे कहेंगे थायरोडाइटिस। अभी इसके क्लासिफिकेशंस कैसे कैसे होंगे? तो क्लासिफिकेशंस में क्या है? तो सबसे पहला एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक। तो एक्यूट यानी कि सडन ऑनसेट, या फिर हम कह सकते हैं कुछ आवर्स में या कुछ दिन में अगर डेवलप होता है तो हम एक्यूट कहेंगे। सब एक्यूट और क्रॉनिक, क्रॉनिक यानी कि बहुत टाइम के बाद अगर कोई कंडीशन देखने मिलता है रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड तो उसे हम कहेंगे क्रॉनिक। तो ये तीन तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक। तो एक्यूट मतलब, एक्यूट में आगे कितने क्लासिफिकेशन होते हैं? तो सबसे पहला होता है बैक्टीरियल थायरोडाइटिस, दूसरा फंगल थायरोडाइटिस और तीसरा थायरोडाइटिस रिलेटेड टू रेडिएशन इंजरी। तो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से अगर थायराइड का इन्फ्लामेशन होता है तो हम उसे कहेंगे बैक्टीरियल थायरोडाइटिस। फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है तो फंगल थायरोडाइटिस। और अगर थायराइड का इन्फ्लामेशन होता है कोई भी रेडिएशन के इंजरी के थ्रू तो हम उसे कहेंगे, उसका इंक्लूजन किया जाएगा रेडिएशन इंजरी में, या फिर थायरोडाइटिस रिलेटेड टू रेडिएशन इंजरी। तो एक्यूट के तीन पार्ट होते हैं, एक तो बैक्टीरियल थायरोडाइटिस, फंगल थायरोडाइटिस और रिलेटेड टू रेडिएशन इंजरी। दूसरा है सब एक्यूट। सब एक्यूट में भी तीन टाइप आगे क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला है सब एक्यूट ग्रेन्युलोमेटस थायरोडाइटिस, दूसरा सब एक्यूट लिम्फेटिक थायरोडाइटिस और तीसरा सब एक्यूट ट्यूबरक्यूलस थायरोडाइटिस। तो ग्रेन्युलोमेटस, ग्रेन्युलोमा के फॉर्मेशन होने के वजह से जो इन्फ्लामेशन हमें देखने मिलता है तो उसे हम कहेंगे ग्रेन्युलोमेटस थायरोडाइटिस। ये एक टाइप का पेनफुल थायरोडाइटिस होता है, ये काफी ज्यादा पेनफुल होता है और इसमें जो पेन होता है वो माइग्रेटरी होता है। कैसा होता है? माइग्रेटरी होता है, मतलब माइग्रेट करता है, कभी एक पोजीशन पे एक जगह पे होगा, कभी दूसरे जगह पे होगा। तो ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन होगा थायराइड में जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हमें देखने मिलेगा तो हम उसे कहेंगे सब एक्यूट ग्रेन्युलोमेटस थायरोडाइटिस। दूसरा सब एक्यूट लिम्फेटिक थायरोडाइटिस और तीसरा ट्यूबरक्यूलस इंफेक्शन की वजह से होगा तो ट्यूबरक्यूलस थायरोडाइटिस। क्रॉनिक अगर हम क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो क्रॉनिक में दो पार्ट आते हैं, एक तो आता है ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस और दूसरा आता है रिडल्स थायरोडाइटिस। तो ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस में सबसे कॉमन एग्जांपल होता है हैशिमोटो थायरोडाइटिस, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। और दूसरा है रिडल्स थायरोडाइटिस। तो रिडल्स थायरोडाइटिस एक टाइप का क्रॉनिक थायरोडाइटिस होता है जिसमें फाइब्रोसिस फॉर्मेशन हो जाता है। क्या होता है? फाइब्रोसिस फॉर्मेशन होता है। ये काफी रेयर टाइप का है, आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा ये थायरोडाइटिस के बारे में, लेकिन अगर हम शॉर्ट में देखें तो ये एक टाइप का क्रॉनिक, या फिर हम कह सकते हैं क्रॉनिक थायरोडाइटिस है जिसमें फाइब्रोसिस होने लगता है टिश्यूज का। और इसमें अगर हम कंडीशन देखेंगे तो इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म देखने मिलेगा और इसमें अगर हम फील करेंगे थायराइड को तो वो स्टोन लाइक होगा, या फिर हम कह सकते हैं वुड लाइक, एकदम हार्ड और कड़क हो जाता है। वैसा हार्ड थायराइड हमें देखने मिलेगा और हमें हाइपोथायरॉयडिज्म देखने मिलेगा, यानी कि T3 और T4 का जो लेवल होगा वो डिक्रीज देखने को मिलेगा, जिसमें हमें फाइब्रोसिस भी देखने को मिलेगा। तो उसे हम कहेंगे रिडल्स थायरोडाइटिस, जो कि काफी रेयर कंडीशन है। तो थायरोडाइटिस जो है उसमें
सबसे पहला तो अगर हम देखेंगे डेफिनेशन में तो इन्फ्लामेशन ऑफ थायराइड, क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक। तो एक्यूट में आएगा बैक्टीरियल थायरोडाइटिस, फंगल थायरोडाइटिस और थायरोडाइटिस रिलेटेड टू रेडिएशन इंजरी। दूसरा सब एक्यूट थायरोडाइटिस में देखेंगे तो सब एक्यूट ग्रेन्युलोमेटस थायरोडाइटिस, सब एक्यूट लिम्फोसाइटिक थायरोडाइटिस और ट्यूबरक्यूलस थायरोडाइटिस। क्रॉनिक में अगर हम देखेंगे तो ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस और रीडल्स थायरोडाइटिस। अभी इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि हमें इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है हाशिमोटो थायरोडाइटिस। इसके बारे में शॉर्ट में हम देखेंगे कि हाशिमोटो थायरोडाइटिस होता क्या है। तो हाशिमोटो थायरोडाइटिस तो ये एक टाइप का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जहां पे इम्यून सेल्स जो होते हैं बॉडी के वो अटैक करते हैं थायराइड ग्लैंड को, और उसकी वजह से क्या होता है, थायराइड हार्मोन का जो प्रोडक्शन होता है उसमें फ्लक्चुएशंस होता है या फिर वो उसको अफेक्ट करता है। तो इम्यून सिस्टम बॉडी में अगर इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं करता तो वो इम्यून सिस्टम क्या करता है कि अपने ही सेल्स को या फिर थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो होता है थायराइड हार्मोन का T3 T4 का जो प्रोडक्शन होता है वो फ्लक्चुएट होने लगता है, वो कम होने लगता है। तो उसकी वजह से अगर हमें कोई डिजीज देखने मिलता है तो उससे हम कहते हैं हाशिमोटो थायरोडाइटिस। तो ये क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वेयर इम्यून सेल्स अटैक थायराइड ग्लैंड एंड अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। तो ये एक टाइप का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जहां पे इम्यून सेल्स जो है वो अपने ही ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन है जो थायराइड हार्मोन का वो ठीक से नहीं हो पाता, और उसे हम कहते हैं हाशिमोटो थायरोडाइटिस। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अगर हम देखेंगे तो हमें क्या देखने मिलेगा, तो उसमें हमें देखने मिलेगा कि इसमें डिफ्यूज गॉइट्रस एनलार्जमेंट देखने मिलेगा, यानी कि हम कह सकते हैं एबनॉर्मल एनलार्जमेंट देखने मिलेगा जो कि डिफ्यूज फॉर्म में होगा। दूसरा लिम्फोसाइटिक इनफिल्ट्रेशन, तो थायराइड ग्लैंड में लिम्फोसाइट जो होगा उसका इनफिल्ट्रेशन होगा, यानी कि थायराइड ग्लैंड के अंदर लिम्फोसाइट एक्यूमुलेट होने लगेंगे। और तीसरा ऑकरेंस ऑफ थायराइड ऑटो एंटीबॉडीज, कौन सा, थायराइड का ऑटो एंटीबॉडीज, यानी कि ऐसे एंटीबॉडीज जो थायराइड ग्लैंड को ही या फिर थायराइड के जो टिश्यूज है उसी को किल कर रहे हैं, उसी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये तीन चीज हमें देखने मिलेगा, एक तो डिफ्यूज गॉइट्रस एनलार्जमेंट, दूसरा लिम्फोसाइटिक इनफिल्ट्रेशन और तीसरा ऑकरेंस ऑफ थायराइड ऑटो एंटीबॉडीज। तो हाशिमोटो थायरोडाइटिस जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जहां पे इम्यून सेल्स जो है वो अपने ही थायराइड ग्लैंड को अटैक करते हैं और उसकी वजह से प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। इसमें कैरेक्टरिस्टिक में तीन फीचर्स देखने मिलेगा, डिफ्यूज गॉइट्रस एनलार्जमेंट, लिम्फोसाइटिक इनफिल्ट्रेशन और ऑकरेंस ऑफ थायराइड ऑटो एंटीबॉडीज। अगर हम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखेंगे रिलेटेड टू पैथोलॉजी, अगर हम देख रहे हैं तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक क्या क्या फीचर्स देखने मिलेगा। तो मैक्रोस्कोपिक में देखने मिलेगा कि जो एनलार्जमेंट है वो सिमेट्रिकल है, डिफ्यूज्ड एनलार्जमेंट देखने मिलता है थायराइड ग्लैंड का, जिसका वेट होता है अराउंड 100 से लेके 300 ग्राम्स तक, 100 से लेके 300 ग्राम्स तक देगा सिमेट्रिकल एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। दूसरा अगर हम माइक्रोस्कोपिक देखेंगे तो माइक्रोस्कोपिक जैसे कि हमें पता है कि लिम्फोसाइट का इनफिल्ट्रेशन हमें देखने मिलेगा, मैक्रोफेजिस का इनफिल्ट्रेशन देखने मिलेगा, उसके साथ साथ प्लाज्मा सेल का भी इनफिल्ट्रेशन हमें देखने को मिलेगा। तो जहां पे भी डिस्ट्रॉय होता है सेल्स वहां वहां पे लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजिस और प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में हमें देखने मिलेगा कि लिम्फोसाइट है, मैक्रोफेजिस है और प्लाज्मा सेल से वो क्या होगा, जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर जाके एक्यूमुलेट होने लगेंगे। इसमें दूसरा चीज देखने मिलेगा डिक्रीज नंबर ऑफ थायराइड फॉलिकल्स। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि थायराइड फॉलिकल जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है थायराइड ग्लैंड का, जहां से फॉलिक्यूलर एपिथेलियम से T3 T4 रिलीज होते हैं, लेकिन
हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस में क्या होगा, जब इम्यून सेल्स जो है वो अपने थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करेंगे तो जो थायराइड फॉलिकल्स है वो फॉलिकल्स अपने आप डिस्ट्रॉय होंगे, उसके वजह से जो नंबर है फॉलिकल्स का वो कम होते जाएगा, उसके वजह से प्रोडक्शन जो है T3 T4 या फिर हम कह सकते हैं थायराइड हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो भी कम देखने को मिलेंगे। तीसरा है फॉलिक्यूलर एपिथेलियम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हर्टल सेल्स। तो हर्टल सेल्स में ट्रांसफॉर्म होने लगेंगे फॉलिक्यूलर एपिथेलियम। तो जैसे कि हमने देखा है कि ये कुछ फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं जो थायराइड में प्रेजेंट होते हैं, जिसके पास बीच में कोलॉइड होता है और आजू बाजू में कुछ क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं T3 को T4 को, यानी कि हम कह सकते हैं थायराइड हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, और बीच में होता है कोलॉइड। इस तरह से कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इस कंडीशन में हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस में क्या होता है, तो जो यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलियल सेल्स में क्या होता है, तो उसमें ईसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म डेवलप होने लगता है। कौन सा? ईसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म। उसके साथ राउंड सेंट्रल न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होने लगता है, तो इसे हम कहेंगे हर्टल सेल्स। क्या कहेंगे? हर्टल सेल्स। तो नॉर्मल जो फॉलिक्यूलर एपिथेलियम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। फॉलिक्यूलर सेल्स के अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं जो सिक्रीट करते हैं T3 और T4। लेकिन बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होने की वजह से वहां पे जो बचे कुचे होते हैं उसके अंदर ईसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म विद राउंड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियोलस हमें देखने को मिलता है, और उसे हम कहेंगे हर्टल सेल्स। तो हर्टल सेल्स हमें किस में देखने मिलेगा? हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस में हर्टल सेल्स देखने को मिलता है। उसके साथ साथ स्लाइटली थिकनिंग ऑफ द सेप्टा। तो जो फॉलिकल्स के आजू बाजू में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसे कहते हैं हम सेप्टा। तो सेप्टा जो होता है वो थोड़ा सा थिक हो जाता है ड्यू टू इन्फेक्शन कह सकते हैं, या फिर इनफिल्ट्रेशन कह सकते हैं लिम्फोसाइट या फिर मैक्रोफेजिस के वजह से। तो माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में हमें क्या देखने मिलेगा? इनफिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजिस, प्लाज्मा सेल्स, डिक्रीज नंबर ऑफ थायराइड फॉलिकल्स, फॉलिक्यूलर एपिथेलियम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हर्टल सेल्स और स्लाइटली थिकनिंग ऑफ द सेप्टा। तो ये हमें हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस में देखने को मिलेगा। इसके आगे क्लिनिकल फीचर्स अगर हम देखेंगे तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या देखने मिलता है, तो सबसे पहले कि जो थायरॉइडाइटिस है या फिर जो इन्फ्लामेशन है वो पेनलेस है, वो पेन नहीं करेगा, ज्यादा पेनफुल नहीं है या फिर पेन एकदम से नहीं करेगा, सिर्फ एनलार्जमेंट दिखेगा। तो गॉइट्रस एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा, एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ प्रोडक्शन जो है, सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, फॉलिक्यूलर सेल्स जो उसके फॉलिक्यूलर एपिथेलियम है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो उसके वजह से T3 T4 जो है वो उसका प्रोडक्शन कम होगा, तो उसकी वजह से हमें हाइपोथायरॉइडिज्म देखने को मिलेगा, यानी T3 और T4 का लेवल कम हो रहा है। उसके साथ साथ रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक जो है वो भी कैसा होगा? डिक्रीज्ड हो जाएगा इसमें हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस में। और कोई कोई रेयर कंडीशन में हमें हाइपरथायरॉइडिज्म देखने मिलेगा, जिससे हम कहते हैं हैशिटॉक्सिकोसिस। क्या कहते हैं? हैशिटॉक्सिकोसिस। तो क्लिनिकल फीचर्स में मोस्टली पेन नहीं होगा, गॉइट्रस एनलार्जमेंट होगा, उसके साथ साथ हाइपोथायरॉइडिज्म के फीचर्स देखने मिलेंगे। किसी किसी रेयर कंडीशन में हाइपरथायरॉइडिज्म भी देखने मिलेगा, जिसे हम कहेंगे हैशिटॉक्सिकोसिस। तो ये हो गया हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस के बारे में, उसका डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक फीचर्स और क्लिनिकल फीचर्स।
इसके बाद का टॉपिक देखेंगे जो कि है ग्रेव्स डिजीज। तो अभी तक हमने हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, कुछ अमाउंट में थायरोइडाइटिस के बारे में पढ़ा है। अब हम ग्रेव्स डिजीज के बारे में देखेंगे। तो ग्रेव्स डिजीज होता क्या है? तो ग्रेव्स डिजीज का दूसरा नाम है डिफ्यूज टॉक्सिक गॉइटर या फिर बेस्डोव्स डिजीज। ये दो नाम है इनके। ग्रेव्स डिजीज क्या होता है? तो इट इज द इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन द ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। इम्यून सिस्टम जो है उसका डिसऑर्डर की वजह से थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है और उसे हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज, जिसका दूसरा नाम है डिफ्यूज टॉक्सिक गॉइटर। गॉइटर है जो टॉक्सिक गॉइटर है उसे कहेंगे। और दूसरा बेस्डोव्स डिजीज, इसमें मोस्ट प्रोबेबली थाई का मसल जो होता है वो फटीग हो जाता है, उसमें पेन होने लगता है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं बेस्डोव्स डिजीज। तो ग्रेव्स डिजीज के दो नाम है, एक तो डिफ्यूज टॉक्सिक गॉइटर, दूसरा बेस्डोव्स डिजीज। ये क्या होता है? तो ये एक इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है जिसमें थायराइड जो हार्मोन है उसका प्रोडक्शन क्या होता है? बढ़ जाता है। कैरेक्टरिस्टिक में क्या देखने मिलेगा? तो जैसे कि हमने पढ़ा कि इट इज ए इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर जिसमें प्रोडक्शन जो है थायराइड हार्मोन का वो बढ़ जाता है, तो हमें हाइपर थायराइडिज्म देखने मिलेगा, यानी कि T3 का लेवल, T4 का लेवल वो रेज्ड मिलेगा। उसके साथ साथ डिफ्यूज थायराइड एनलार्जमेंट देखने मिलेगा और ऑप्थेल्मोपैथी देखने मिलेगा। ऑप्थेल्मोपैथी क्या होता है? तो इट इज इंफ्लामेटरी ऑर्बिट एंड पेरी ऑर्बिटल टिश्यूज, या फिर हम कह सकते हैं रीजन। तो हमारा जो आंख है, ऑप्थेल्मोपैथी में जो आंख है, जो ऑर्बिट है, वो ऑर्बिट क्या होगा? इन्फ्लेम्ड दिखेंगे। उसके साथ साथ आजू बाजू पेरी ऑर्बिटल जो टिश्यूज होते हैं आंख के बाजू में, वो भी हमें थिकनिंग या फिर इन्फ्लामेशन देखने मिलेगा। अपर आईलिड रिट्रैक्शन, स्वेलिंग, रेडनेस एंड बल्जिंग ऑफ द आई। तो आग क्या है? बाहर की तरफ प्रोट्रूड होते हुए दिखेगा, जिसमें रेडनेस देखने मिलेगा, स्वेलिंग देखने मिलेगा। आईलिड जो होता है वो रिट्रैक्टेड देखने मिलेगा, यानी कि आंख एकदम बड़ा होके ऐसा लगता है कि बाहर की तरफ आ रहा है, तो उसे हम कहेंगे ऑप्थेल्मोपैथी, जिसमें हमें ऑर्बिट और पेरी ऑर्बिटल टिश्यूज का इन्फ्लामेशन देखने मिलेगा, जिसकी वजह से आई बॉल जो है वो बल्जिंग देखने, बड़ा और बाहर की तरफ आते हुए दिखेंगे, जिसमें आई लिड्स है, जो ऊपर के लिड्स है, वो पीछे की तरफ रिट्रैक्टेड दिखेंगे और आंख में लिड्स में स्वेलिंग होगा। आंख में व्हाइटिश पार्ट जो है वहां पे रेडनेस हमें देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज हमें देखने मिलेगा ग्रेव्स डिजीज में। तो हाइपरथायरॉयडिज्म देखने मिलेगा, उसके साथ साथ डिफ्यूज थायराइड एनलार्जमेंट, उसके साथ साथ ऑप्थेल्मोपैथी देखने को मिलेगा। अगर हम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखेंगे तो मैक्रोस्कोपिक फीचर्स में मॉडरेट डिफ्यूज्ड सिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड, जिसका वेट होगा 70 से लेके 90 ग्राम्स तक। माइक्रोस्कोपिक देखेंगे तो एपिथेलियम में हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी देखने मिलेगा। हाइपरप्लेजिया मतलब इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स और हाइपरट्रॉफी मतलब इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल। साइज और नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो बढ़े हुए देखने मिलेंगे, हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ पेपिलरी इनफोल्डिंग्स। तीसरा कोलॉइड डिमिनिश्ड या फिर कोलॉइडल डिमिनिशन देखने मिलेगा और स्ट्रोमा शोज इंक्रीज्ड वेस्कुलैरिटीज। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? पेपिलरी इनफोल्डिंग्स देखने मिलेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि ये कुछ नॉर्मल सा फॉलिकल है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, लेकिन हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी होने की वजह से क्या होगा कि अगर ये एक फॉलिकल हम देखेंगे तो इसमें जो अंदर का कोलॉइड है वो कोलॉइड थोड़ा सा डिमिनिश्ड हो जाएगा और उसके वजह से हमें कुछ ऐसे इनफोल्डिंग्स देखने को मिलेंगे। इनफोल्डिंग्स देखने मिलेंगे। यहाँ पे सब सेल्स प्रेजेंट रहेंगे। ये क्या है? सब एपिथेलियम यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और
कुछ साइज बढ़ने की वजह से या फिर इंक्रीज होने की वजह से क्या देखने को मिलेगा हमें, तो उसकी वजह से ये जो अंदर की तरफ ये देखने को मिलता है, इसे हम कहेंगे पैपिलरी इनफोल्डिंग। पैपिलरी इनफोल्डिंग, तो ये कैसे होगा, हाइपरप्लेजिया यानी कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने की वजह से या फिर साइज ऑफ सेल इंक्रीज होने की वजह से हमें पैपिलरी इनफोल्डिंग देखने मिलेगा। पैपिलरी इनफोल्डिंग होगा तो जो अंदर का कोलॉइड जो है वो कम हो जाएगा। और तीसरा है, स्ट्रोमा में क्या होता है, वेस्क्युलैरिटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब ब्लड सप्लाई जो है वो स्ट्रोमा में इंक्रीज हो जाते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें सिमेट्री, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड देखने मिलेगा, थायरोटॉक्सिकोसिस यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म, ऑप्थेल्मोपैथी, बल्जिंग ऑफ द आईबॉल देखने मिलेंगे, या फिर इन्फ्लामेशन ऑर्बिट या पेरी ऑर्बिटल टिश्यू। उसके साथ साथ डर्मेटोपैथी देखने मिलेगा जो कि काफी रेयर है, जिसके अंदर स्वोलन या फिर इन्फ्लेम्ड स्किन देखने मिलेगा, रेड स्वोलन स्किन देखने मिलेगा लोअर लिम्ब में, रेड स्वोलन स्किन देखने मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली लोअर लिम्ब में देखने को मिलेगा। तो ये हो गया ग्रेव्स डिजीज के बारे में। तो ग्रेव्स डिजीज क्या है, तो इट इज ए इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर जहां पे ओवर प्रोडक्शन होता है थायराइड हार्मोन का। इसके दूसरे नाम है डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर और बेस्डॉफ डिजीज। कैरेक्टरिस्टिक में हाइपरथायरॉयडिज्म देखने मिलेगा, उसके साथ साथ डिफ्यूज थायराइड एनलार्जमेंट और ऑप्थेल्मोपैथी देखने मिलेंगे। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में माइक्रोस्कोपिक में मॉडरेट डिफ्यूज सिमेट्रिकल एनलार्जमेंट, वेट अगर 70 to 90 ग्राम्स। माइक्रोस्कोपिक में हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी, जिसकी वजह से पैपिलरी इनफोल्डिंग्स होंगे और कोलॉइड उसमें कम हो जाएगा। उसके साथ साथ स्ट्रोमा में ब्लड वेस्क्युलैरिटी यानी ब्लड सप्लाई जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लिनिकल फीचर्स में देखेंगे तो मॉडरेट सिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड, थायरोटॉक्सिकोसिस, ऑप्थेल्मोपैथी और डर्मेटोपैथी हमें देखने को मिलेंगे।